बच्चों, मनोज राय केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग विलयन चैप्टर का विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म का मतलब क्या होता है? विलयन का वह गुणधर्म जो विलयन के निश्चित आयतन या एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या या मोलों की संख्या पर निर्भर करे। किसी विलयन का वह गुणधर्म जो विलयन के एकांक आयतन या निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या या विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करे, उसे हम अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। यहाँ पर डिफिनीशन दे रखा गया है। किसी विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन के एकांक आयतन या निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या या मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। नाम से ही स्पष्ट, अणुसंख्य यानी जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करें, ऐसे गुणधर्म को हम अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। हमारे सिलेबस में 4 अणुसंख्य गुणधर्म है जिनके बारे में हमको पढ़ना है। पहला है वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और अंतिम है परासरण दाब। ये 4 अणुसंख्य गुणधर्म हैं जिनको हम यहाँ पर विलयन लेसन में पढ़ेंगे। अब हम लोग पहला अणुसंख्य गुणधर्म वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन या इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, अगर हम कोई शुद्ध विलायक लेते हैं तो शुद्ध विलायक का वाष्पदाब अधिक होता है। जब उसमें कोई हम अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं और विलयन बनता है तो विलयन का वाष्पदाब कम हो जाता है। इसका कारण पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि जब हम किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो वह अवाष्पशील विलेय पदार्थ के जो अणु होते हैं कुछ, वह शुद्ध विलायक के बीच बीच में आ जाते हैं, सतह पर आ जाते हैं, और वह जो जिससे जो है पृष्ठ पर जो विलायक के अणु हैं उनकी संख्या में कमी आ जाती है, और इसी कमी के कारण जो विलायक का वाष्पदाब होता है उसमें कमी आ जाती है। इसी यानी जब हम शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो शुद्ध विलायक के वाष्पदाब और विलयन के वाष्पदाब में जो कमी आती है उसी को हम वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है तो उसके वाष्पदाब में कमी आ जाती है, अर्थात विलयन का जो वाष्पदाब है शुद्ध विलायक के वाष्पदाब से सदैव कम होता है। विलयन का जो वाष्पदाब होता है शुद्ध विलायक के वाष्पदाब से सदैव कम होता है। इस अंतर को ही हम वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्पदाब में अवनमन कहते हैं। माना शुद्ध विलायक का वाष्पदाब P0 है। अगर उसमें कोई विलेय पदार्थ हमने मिला दिया तो विलयन का वाष्पदाब PS हो गया, तो वाष्पदाब का अवनमन होता है P0 - PS, यानी वाष्पदाब में जो कमी आई है उसे हम कहते हैं P0 - PS। अगर हम आपेक्षिक अवनमन की बात करते हैं तो इसमें P0 से फिर भाग दे देते हैं, तो वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन होता है P0 - PS बटे P0। इसे हम वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। वाष्पदाब के आपेक्षिक अवनमन से संबंधित राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया है जिसे हम वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम कहते हैं। वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हाँ बच्चों, अब हम लोग वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, बहुत एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है? राउल्ट ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह निर्धारित किया कि वाष्पदाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है वह विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यही राउल्ट का नियम है। इस नियम के अनुसार वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यही कहलाता है राउल्ट का नियम। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर विलेय का मोल प्रभाज। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन को हम लिखते हैं P0 - PS बटे P0 बराबर चाई विलेय का मोल प्रभाज। अब इसके पहले वाले लेक्चर में
हम लोग राउल्ट के नियम में पढ़ चुके हैं कि अगर किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घुला हो तो राउल्ट का नियम यह कहता है कि यहां पर लिखा गया है कि विलयन का जो वाष्प दाब होता है, विलयन का जो वाष्प दाब होता है वह विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। और जब समानुपाती का साइन हटाते हैं तो वहां पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब आ जाता है। यानी विलयन का वाष्प दाब बराबर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इंटू विलायक का मोल प्रभाज। हम यही दिखाना चाहते हैं कि यहीं से यह आया है। कैसे आया है? अगर हम पीएल यहाँ पीएस लिखें और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पी नॉट लिखें, चाई विलायक, हम जानते हैं कि चाई विलायक प्लस विलेय बराबर 1 होता है। आपको कई बार बताया जा चुका है कि विलेय और विलायक का मोल प्रभाज जोड़ने पर हमेशा 1 आता है। तो चाई विलायक प्लस चाई विलेय बराबर 1, तो चाई विलायक बराबर आ जाएगा 1 माइनस चाई विलेय। अगर यह हमारे यहाँ रख दिया जाए चाई विलायक की जगह पर तो पी एस बराबर पी नॉट 1 माइनस चाई विलेय हो जाएगा। अगर पी नॉट को अंदर हम ले जाते हैं तो पी नॉट को जब अंदर ले जाएंगे तो पी एस बराबर पी नॉट माइनस पी नॉट चाई विलेय हो जाएगा। अगर हम चाई विलेय को उधर ले जाएं, पी एस को उधर ले जाएं तो पी नॉट चाई विलेय बराबर हो जाता है पी नॉट माइनस पी एस, और चाई विलेय बराबर हो जाएगा आपका पी नॉट माइनस पी एस बटे पी। यही है राउल्ट का नियम। यानी जो पहले वाले लेक्चर में आप राउल्ट का नियम पढ़े थे उसी से यह व्युत्पन्न किया गया है कि वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब हम लोग इसी सूत्र से हम जो विलेय पदार्थ है उसके अणुभार का निर्धारण पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, अब हम लोग जो है राउल्ट के नियम से विलेय के अणुभार का निर्धारण कैसे किया जाता है वह हम पढ़ने जा रहे हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बाय द हेल्प ऑफ राउल्ट्स लॉ। आप अभी राउल्ट का नियम पढ़े हैं कि वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है वह विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अगर हम मान लें कि स्मॉल डब्लू ग्राम विलेय, हम ये मान रहे हैं कि स्मॉल डब्लू ग्राम विलेय जिसका अणुभार स्मॉल एम है, कैपिटल डब्लू ग्राम विलायक जिसका अणुभार कैपिटल एम है में घुला है। यानी स्मॉल डब्लू ग्राम विलेय कैपिटल डब्लू ग्राम विलायक में घुला है तो विलेय के मोनोक संख्या को अगर हम स्मॉल एन से लिखें तो स्मॉल एन बराबर हो जाएगा स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एन, और विलायक के मोनोक संख्या कैपिटल एन बराबर हो जाएगा कैपिटल डब्लू बटे कैपिटल एम। राउल्ट के नियमानुसार हम जानते ही हैं कि पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर चाई विलेय होता है, और विलेय के मोनोक विलेय का जो मूल प्रभाज होता है वह होता है स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। यानी विलेय के मोनोक संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मोनोक संख्या। अगर यह तनु विलयन के लिए हम देखें तो तनु विलयन वह होता है जिसमें विलेय की कम मात्रा विलायक की बहुत बड़ी मात्रा में घुली होती है। यानी स्मॉल एन का मान कैपिटल एन की तुलना में बहुत कम होता है। तो स्मॉल एन का मान अगर कैपिटल एन की तुलना में बहुत कम होगा तो स्मॉल एन और कैपिटल एन का जो योग होगा वह लगभग एन के बराबर होगा। अब तनु विलयन के लिए अगर राउल्ट का नियम लिखा जाए तो पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर स्मॉल एन बटे कैपिटल एन हो जाएगा। अब अगर हम विलेय के मोनोक संख्या और विलायक के मोनोक संख्या का सूत्र वहां रखें तो स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम बराबर कैपिटल डब्लू बटे कैपिटल एम, यहां से हो जाएगा पी एस माइनस पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर यह कैपिटल एम ऊपर चला जाएगा स्मॉल डब्लू इंटू कैपिटल एम बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। अगर इस सूत्र से हम चाहेंगे तो यह एम स्मॉल एम यानी विलेय के अणुभार का निर्धारण कर सकते हैं। आइए अब इस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो सवाल है बच्चों, किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया। किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया। विलयन का वाष्प दाब 87 mm पाया गया। विलयन का वाष्प दाब कितना पाया गया? 87 mm पाया गया। अगर यदि इसी ताप पर जल का वाष्प दाब 92 mm हो तो कह रहा है पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। पहले हम देखेंगे कि सवाल में दिया क्या है। दिया है क्या? दिया है भाई
किसी पदार्थ का 18.1 ग्राम यानी स्मॉल w दे रखा है 18.1 ग्राम 100 ग्राम जल में घोला गया, कैपिटल W दे दिया है हमको 100 ग्राम जल में घोला गया। विलयन का वाष्प दाब 87 mm पाए यानी PS दे रखा है 87 mm, और कह रहा है कि जल का वाष्प दाब 92 mm यानी P0 दे रखा है 92 mm। तो आपसे कह रहा है पदार्थ का अणुभार यानी स्मॉल m हमको ज्ञात करना है। हम राउल्ट के नियमानुसार जानते हैं, लिखेंगे राउल्ट के नियमानुसार। तो हम सवाल में राउल्ट का तन विलयन वाला नियम लगाते हैं, P0 माइनस PS बटे P0 बराबर स्मॉल w कैपिटल M बटे स्मॉल m कैपिटल W। P0 हमको दे रखा है 92 माइनस PS हमको दे रखा है 87 बटे P0 फिर हमारा हो जाएगा 92 बराबर स्मॉल w हमको दे रखा है 18.1 अब गुणे कैपिटल M, चूंकि हमको दे रखा है कि जल में घोला गया है तो जल का जो अणुभार होता है कैपिटल M 18 होता है। ऑक्सीजन का 16 परमाणु भार और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन होता है जल में, तो 2 और प्लस 16 यानी 18 होता है। तो हम यहाँ पर चाहें तो यह वैल्यू रख सकते हैं बटे 18। स्मॉल m हमसे पूछा ही गया है और कैपिटल W दे रखा है 100 ग्राम है, कैपिटल W दे रखा है 100 ग्राम है। अगर 92 में से 87 को हम घटाएं तो 5 आएगा। यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं इसको 5 बटे 92 और बराबर हो जाएगा यहाँ पर 18.1 गुणे 18 बटे m गुणे 100। अगर हम m को इधर लाते हैं तो m बराबर हो जाएगा 18.1 गुणे 18, यह 92 उधर जाएगा तो गुणे 92 हो जाएगा, अब बटे 5 गुणे 100, 5 गुणे 100। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह 59.95 आता है, जिसको हम लगभग 60 लिखेंगे और यही हमारा उत्तर होगा, यानी विलेय का अणुभार हमें 60 प्राप्त होगा। तो इस तरह के सवाल और भी हैं, आप उनको अपने किताब से देख करके लगाएं और जो न लगे उसको हमसे पूछें। अब हम लोग दूसरे अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, क्वथनांक का उन्नयन या क्वथनांक में उन्नयन। इंग्लिश में कहते हैं इसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले हमको यह जानना जरूरी होता है कि क्वथनांक होता क्या है। देखो, पहले हम लोग परिभाषा यह देते थे कि वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है वही उसका क्वथनांक कहलाता है। वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है वही उसका क्वथनांक कहलाता है। लेकिन जब हम वाष्प दाब के बारे में पढ़ चुके हैं तो हमको अब क्वथनांक की नई डिफिनीशन देनी होगी। जैसे कि हम यह कहते हैं कि प्रत्येक द्रव का एक वाष्प दाब होता है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका वाष्प दाब बढ़ता जाता है और वाष्प दाब बढ़ते बढ़ते द्रव का जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो वही ताप जो होता है उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। तो किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। क्वथनांक की डिफिनीशन यहाँ लिखी गई बॉइलिंग पॉइंट की। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। हम यहाँ से यह सोच सकते हैं कि अगर हम वायुमंडलीय दाब को घटाए बढ़ाएं तो किसी द्रव का क्वथनांक भी चेंज हो सकता है। अगर हम वायुमंडलीय दाब को बढ़ा दें तो द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा, अगर वायुमंडलीय दाब को घटा देते हैं तो द्रव का क्वथनांक घट जाता है। अब हम लोग जानने जा रहे हैं कि क्वथनांक में उन्नयन क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि
अगर हम किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं, यदि हम किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है, उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है। यानी विलयन का जो वाष्प दाब होता है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। अब अगर हमको विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करना होगा तो हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज़्यादा ऊष्मा देनी पड़ती है। जैसे कि उदाहरण से हम समझें कि अगर मान लीजिए किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 100 mmHg है और वायुमंडलीय दाब होता है 760 mmHg, तो हमको 100 mmHg को 760 mmHg पहुंचाने के लिए हमको हीट देनी होगी। अगर हम शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते हैं और उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है, मान लीजिए 100 से घटकर वह 80 mmHg हो जाता है, तो अब हमको 80 mmHg को 760 mmHg पहुंचाना होगा, इसलिए हमको ज़्यादा हीट देना पड़ता है। यही कारण होता है कि जो विलयन का क्वथनांक होता है शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। तो जब विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाएगा तो यही जो अंतर होता है इसी को हम कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। देखिए, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। वाष्प दाब में हुई इस कमी को पूरा करने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से सदैव अधिक होता है और इस अंतर को ही हम क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। विलयन तथा शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे हम डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा टी से हम क्वथनांक और बी वहाँ लिखा जाता है बॉइलिंग पॉइंट के लिए, तो हम क्वथनांक के उन्नयन को डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। यदि शुद्ध विलायक का क्वथनांक टी और विलयन का क्वथनांक टीएस है तो हमारा क्वथनांक का उन्नयन यानी डेल्टा टीबी हो जाता है टीएस माइनस टी। अब हम लोग क्वथनांक उन्नयन संबंधी राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। अब हम लोग क्वथनांक उन्नयन संबंधी राउल्ट का नियम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने क्वथनांक उन्नयन पर अपने अनेक प्रयोग किए और अपने अनेक प्रयोगों के आधार पर इन्होंने यह पाया कि जो क्वथनांक का उन्नयन होता है वह विलयन की मोललता पर निर्भर करता है। क्वथनांक का उन्नयन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। इसी को हम राउल्ट का क्वथनांक उन्नयन संबंधी राउल्ट का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्वथनांक का उन्नयन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। यानी राउल्ट के नियम अनुसार क्वथनांक का उन्नयन समानुपाती विलयन की मोललता। क्वथनांक के उन्नयन को हम डेल्टा टीबी से लिखते हैं। डेल्टा टीबी समानुपाती विलयन की मोललता को हम यम डैश से लिखते हैं। अगर समानुपाती हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लाएंगे, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू यम डैश। यहाँ पर केबी एक समानुपाती स्थिरांक होता है जिसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। केबी एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे हम मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। अगर विलयन की मोललता को अगर हम 1 मोल पर केजी कर दें तो उस समय अगर यम डैश 1 मोल पर केजी हो जाएगा तो डेल्टा टीबी बराबर केबी हो जाएगा। यहाँ से हम केबी की परिभाषा देते हैं। यदि 1 मोल विलेय 1 केजी या 1000 ग्राम विलायक में घुला है तो उसका जो क्वथनांक का उन्नयन होता है वही उसका मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इस तरह से मोलल उन्नयन स्थिरांक की डिफिनीशन हमारे एग्जाम में कई बार पूछी गई है। तो यही उसकी डिफिनीशन है कि यदि 1 मोल विलेय 1 केजी विलायक में घुला है तो उसका जो क्वथनांक का उन्नयन होगा विलयन का वही उसका मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। हाँ बच्चों, अब हम लोग जो है क्वथनांक उन्नयन संबंधी राउल्ट के नियम से हम विलेय के अणुभार का निर्धारण कैसे करेंगे यही अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हम राउल्ट का नियम पढ़ चुके हैं। डेल्टा टीबी बराबर होता है केबी गुणे यम डैश। यहाँ पर यम डैश जो है विलयन की मोललता है। मोललता को हम कैसे निकालते हैं? हम मान रहे हैं कि स्मॉल डब्ल्यू ग्राम विलेय जिसका अणुभार स्मॉल एम है कैपिटल डब्ल्यू ग्राम विलायक में घुला है। विलयन की मोललता यम डैश बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का केजी में भार। विलेय के मोलों की संख्या निकालने के लिए हम विलेय का ग्रामों में भार में उसके अणुभार से भाग देते हैं और विलायक का केजी में भार निकालने के लिए हम विलायक के ग्राम में भार में 1000 से भाग देते हैं।
तो यही स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम बटे कैपिटल डब्लू बटे 1000। कैपिटल डब्लू ऊपर चला जाएगा, 1000 ऊपर चला जाएगा, 1000 इंटू स्मॉल डब्लू बटे एम इंटू कैपिटल डब्लू। यह विलयन की मोलरता का फार्मूला हो गया। यम डैश का मान अगर हम राउल्ट के नियम में रख दें तो राउल्ट का नियम हमारा है डेल्टा टीवी बराबर के बी गुणे यम डैश। यम डैश की जगह पर यह मान रख देंगे तो डेल्टा टीवी बराबर के बी गुणे 1000 स्मॉल डब्लू बटे एम इंटू कैपिटल डब्लू। इसको अगर हम व्यवस्थित करके लिखेंगे तो डेल्टा टीवी बराबर 1000 के बी स्मॉल डब्लू बटे एम इंटू कैपिटल डब्लू। अगर सभी चीज हमें ज्ञात रहेगी डेल्टा टीवी के बी स्मॉल डब्लू कैपिटल डब्लू, तो हम स्मॉल एम यानी विलेय के अणुभार का निर्धारण कर सकते हैं। कभी कभी हम लोगों को मोलर उन्नयन स्थिरांक जहाँ पर मोलर उन्नयन स्थिरांक दे देता है। तो मोलर उन्नयन स्थिरांक का मतलब क्या होता है? किसी विलायक के 100 ग्राम में, अब हम 1 केजी विलायक नहीं लेंगे बल्कि कितना लेंगे, केवल 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय का अगर 1 मोल घोल दिया जाता है तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे हम मोलर उन्नयन स्थिरांक के नाम से जानते हैं। हमको ध्यान देना होगा मोलल और मोलर उन्नयन स्थिरांक। जब हम मोलल उन्नयन स्थिरांक की बात करते हैं तो 1000 ग्राम विलायक में चाहे 1 केजी विलायक में अगर विलेय का 1 मोल घोलते हैं तो जितना क्वथनांक में वृद्धि होता है उसे हम कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। लेकिन अगर हम केवल 100 ग्राम विलायक लें और उसमें हम विलेय का 1 मोल घोल दें तो जो क्वथनांक में उन्नयन होता है उसे हम मोलर उन्नयन स्थिरांक के नाम से जानते हैं। फार्मूले में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। अगर डेल्टा टीबी बराबर 1000 के बी स्मॉल डब्लू बटे एम इंटू कैपिटल डब्लू लिखा है तो यहाँ पर के बी को हम कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। लेकिन अगर 1000 के जगह पर यहाँ 100 लिख दिया गया है, वही फार्मूला है डेल्टा टीबी बराबर 100 के बी स्मॉल डब्लू बटे एम इंटू कैपिटल डब्लू, तो यहाँ पर हम के बी को मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो जब भी आप क्वथनांक उन्नयन संबंधी न्यूमेरिकल्स लगाएं तो यह ध्यान रखना होगा आपको कि हमको मोलल उन्नयन स्थिरांक दिया है कि मोलर दिया है। अगर मोलर दिया रहेगा 1000 वाले सूत्र से सवाल लगाइएगा, अगर मोलर दिया रहेगा तो 100 वाले सूत्र से सवाल लगाइएगा। यह आपको ध्यान देना होगा। अब हम लोग इससे एक न्यूमेरिकल करते हैं। हाँ बच्चों, क्वथनांक उन्नयन से संबंधित एक न्यूमेरिकल आपके सामने है जिसमें दिया गया है 3 ग्राम यूरिया का सूत्र होता है NH2CO को 100 ग्राम जल में घोलने पर, 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक उन्नयन की गणना हमें करना है। और जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक दे दिया है 0.52 केल्विन की ग्रा प्रति मोल, और यूरिया का अणुभार भी हमें दे रखा है 60। तो इस सवाल को कैसे हम हल करेंगे, देखिए पहले हम लिखेंगे कि क्या दिया है। इसमें स्मॉल डब्लू 3 ग्राम दे रखा है 100 ग्राम जल में, तो कैपिटल डब्लू दे रखा है हमें 100 ग्राम। क्वथनांक उन्नयन यानी डेल्टा टीबी की हमको गणना करना है। मोलर उन्नयन स्थिरांक के बी का मान 0.52 दे रखा है और यूरिया का अणुभार यानी स्मॉल एम दे रखा है 60। अब हम क्वथनांक उन्नयन संबंधी राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियमानुसार हम जानते हैं डेल्टा टीबी बराबर होता है 1000 के बी इंटू स्मॉल डब्लू बटे एम इंटू कैपिटल डब्लू। सभी मान अगर यहाँ पुटअप कर देते हैं तो 1000 इंटू के बी का मान है 0.52 अगुड़े स्मॉल डब्लू हमारा दे रखा है 3 बटे स्मॉल एम हमारा है 60 अगुड़े कैपिटल डब्लू दे रखा है 100। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 1 से हम काटेंगे तो यह कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 से इसको अगर हम काटेंगे तो 0.22 या 4 1 2 0.26। तो हमारा आंसर आ जाएगा डेल्टा टीबी बराबर 0.26 केल्विन।
इस तरह के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको आप लगाइए, जो नहीं आता है उसको फिर से पूछिए।